सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे ताइवान और अमेरिका के बीच F-16 को लेकर हुए एक समझौते पर। समझौता छोटा है, लेकिन इसका प्रभाव और इससे उभरने वाले विवाद काफ़ी बड़े हैं। आने वाले समय में हमें यह सुनने को मिल सकता है कि ताइवान और अमेरिका के बीच F-16 को लेकर जो समझौता हुआ था, उसके वजह से चीन और अमेरिका एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए। हालांकि चीन ने अभी भी अमेरिका को धमकी दे दिया है कि इस समझौते का खामियाजा अमेरिका को बहुत बुरा भुगतना पड़ेगा। तो आने वाले समय में ये जो विवाद उभरेंगे उसको भी हम समझने का प्रयास करेंगे और अभी का जो वर्तमान कंडीशन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि आखिर ताइवान को लेकर चीन इतना चिढ़ता क्यों है। आइए इसके टॉपिक पर हम कमांड बनाते हैं। सबसे पहले ताइवान की लोकेशन आप देख लीजिए। ताइवान की लोकेशन अगर देखेंगे तो चाइना के पूर्व में एक छोटा सा द्वीपीय क्षेत्र दिखाई देगा। अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं तो ताइवान के उत्तर में ईस्ट चाइना सी है और दक्षिण में देखेंगे तो साउथ चाइना सी है। साउथ चाइना सी ही वह क्षेत्र है जहां पर चीन इस समय अपना प्रभाव बढ़ा रहा है और इसके वजह से ताइवान, फिलीपींस और अन्य जो देश हैं उनके साथ चीन के संबंध काफ़ी जो है कि खराब होते जा रहे हैं और इसमें फ़ायदा उठा रहा है अमेरिका। और अमेरिका इन देशों को आगे करके क्या कर रहा है, चीन को कंट्रोल करने का प्रयास कर रहा है। ये जो टॉपिक है काफ़ी जो है कि इम्पोर्टेंट है, आपके जियोपॉलिटिक्स की जो समझ है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब देखिए आपकी स्क्रीन पर एक व्यक्ति का चेहरा दिखाई दे रहा होगा। ये है चांग काई शेक। कौन है ये आगे मैं बताऊंगा, क्योंकि इनका जिक्र बार बार आएगा इसलिए मैंने इनका फोटो आपको दिखा दिया। अब देखते हैं, चीन से पूर्व की ओर एक द्वीपीय क्षेत्र है जो राष्ट्र है और नहीं भी। शब्द ध्यान दीजिएगा, एक द्वीपीय क्षेत्र है जो राष्ट्र है और नहीं भी। इसकी अपनी सरकार है, अपना इनका राष्ट्रपति होता है, अपना मुद्रा है, सेना भी है, फिर भी संपूर्ण राज्य अर्थात सोवरेन स्टेट का दर्जा इनको प्राप्त नहीं है। यह जो द्वीपीय क्षेत्र जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इस क्षेत्र का नाम है ताइवान और इसका आधिकारिक जो नाम है वह है रिपब्लिक ऑफ चाइना। अर्थात जब आपसे कोई कहे कि रिपब्लिक ऑफ चाइना क्या है या उसके विषय में बात करें, आप समझ जाइएगा वो किसके विषय में बात कर रहा है। जो पॉपुलर नाम है वह है ताइवान, लेकिन इसका जो ऑफिशियल नाम है वह है रिपब्लिक ऑफ चाइना। लेकिन फिर आप कहेंगे वह चीन कौन सा है जिसे हम चीन के नाम से जानते हैं। उस चीन का नाम है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जबकि ताइवान क्या है, केवल रिपब्लिक ऑफ चाइना। अर्थात जब आपसे बोला जाए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तो दरअसल हम उस चीन की बात कर रहे हैं जो वर्तमान का मुख्य भूमि वाला चीन है, जो बड़ा वाला चीन है, जो ड्रैगन का एरिया है, उसको हम बोलते हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और बाकी जो छोटा वाला जो क्षेत्र है जिसको हम ताइवान बोलते हैं वह है रिपब्लिक ऑफ चाइना। ताइवान की राजधानी ताइपेई है और यहाँ की जनसंख्या लगभग जो है कि 2.5 करोड़ है। यह 2.5 करोड़ लोग होते हुए भी यह सोचते हैं कि यह आने वाले समय में क्या करेंगे, चीन से होने वाले हर तरह के हमले से अपने आप को सुरक्षित रख पाएंगे और अपनी देश की संप्रभुता को बचा के रखेंगे। तो आखिर ऐसा क्या है इन 2.5 करोड़ लोगों के पास जो इनको इतनी शक्ति देता है? उसके पीछे एक देश खड़ा है और वह देश है अमेरिका। आगे मैं बताऊंगा।
जो हमने अभी ताइवान देखा, अगर इसकी दूरी हम देखें तो चीन से इसकी जो दूरी है लगभग 100 मील की है। लगभग शब्द मैंने यूज किया, एग्जैक्ट अगर देखेंगे तो लगभग 110 मील की दूरी आपको दिखाई देगी। और यह जो क्षेत्र है ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में मानता है। वहीं चीन का कहना है कि ताइवान उसका प्रांत है जो उससे अलग हो गया है और भविष्य में उसका भाग बन जाएगा। और इसके लिए चीन कहता है कि यदि हमें बल प्रयोग करना पड़ेगा तो भी बल का भी हम प्रयोग करेंगे, लेकिन यह हमारा भाग है, इसको हम लेकर रहेंगे। वहीं ये 2.5 करोड़ लोग क्या कहते हैं, हम स्वतंत्र हैं, हम स्वतंत्र रहेंगे और चीन को हमारे साथ जो है कि इस हकीकत को स्वीकार कर लेना चाहिए। प्रश्न आएगा कि आखिर है क्या ये इतना जो है कि कॉन्फिडेंस कैसे आता है। आगे फिर मैं कहूंगा कि वही अमेरिका आएगा। वर्ष जो है कि अगर देखा जाए 1642 से लेकर 1661 तक ताइवान जो है कि नीदरलैंड की कॉलोनी था, उपनिवेश था। इसके बाद चीन का जो चिंग राजवंश आया उसने क्या किया, 1683 से लेकर 1895 तक ताइवान पर शासन किया। मैं इसकी पृष्ठभूमि आपसे शेयर कर रहा हूं। वर्ष 1895 में जापान के हाथों जब चीन हारा तो उसके बाद ताइवान क्या हो गया, जापान के हिस्से में आ गया 1895। दूसरा जब विश्व युद्ध हुआ इसमें जापान हार गया और जापान के हारने के बाद अमेरिका और ब्रिटेन ने तय किया कि ताइवान को उसके सहयोगी और चीन के जो सबसे बड़े उस समय के नेता थे, मिलिट्री कमांडर थे, उनका नाम था चिंग काई शेक, उनको सौंप देनी चाहिए। यह वही नाम है जिनका फोटो मैंने आपको दिखाया। अर्थात ताइवान को कहा गया कि ताइवान किसको मिलना चाहिए, ये कहा गया ये चिंग काई शेक को मिलना चाहिए, क्योंकि उस समय चीन में कई बड़े राजनेता थे और उसमें से एक प्रमुख नाम था चिंग काई शेक का। दरअसल चिंग काई शेक की जो पार्टी थी वह चीन के इस समय बहुत बड़े क्षेत्र में, न सिर्फ ताइवान में बल्कि बहुत बड़े क्षेत्र में एक अच्छा खासा प्रभाव रखती थी। लेकिन है क्या कि दरअसल जब यह सौंपा गया चिंग काई शेक को ताइवान, उससे पहले से ही यहाँ पर जो चीन है, जो चीन की मुख्य भूमि है, यहाँ पर गृह युद्ध चल रहा था और इसमें दो नेता एक दूसरे के आमने सामने थे और साथ में उनके समर्थक भी। नेता कौन से थे, माओ से तुंग और चिंग काई शेक। आपको पता है 1949 में माओ से तुंग चिंग काई शेक को हरा देते हैं, अर्थात माओ से तुंग जीत जाते हैं और जीतने के बाद वो क्या करते हैं, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना करते हैं और चिंग काई शेक को भागकर कहाँ जाना पड़ता है, ताइवान, और वहां पर वह क्या करते हैं, रिपब्लिक ऑफ चाइना की स्थापना करते हैं। वहीं मुख्य भूमि में किसकी स्थापना हो गई, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की। माओ के डर से ताइवान जब गए चिंग काई शेक तो उन्होंने क्या किया, अमेरिका से मदद मांगी और 1950 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने जल सेना का जंगी जहाज, जो 7वां बेड़ा के नाम से जाना जाता है, अर्थात इसमें 7 जहाजें चलती हैं और यह दुनिया के सबसे खतरनाक बेड़े में से माना जाता है, इसको भेज दिया गया ताइवान की सुरक्षा में। किसके द्वारा, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा। तो अब आपको यहां पर लगेगा तो इस तरह से तो क्या हो गया, ताइवान मजबूत होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। 1954 में अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने क्या किया, ताइवान के साथ रक्षा संधि भी कर ली और यह इसलिए ताइवान ने किया जिससे जो मुख्य भूमि वाला चीन है वह ताइवान पर कब्जा न कर। 1959 में जब ताइवान में नई सरकार बनी तो उसने एक चीज कहा जो कि आज की भी सरकारें कहती हैं, कि उन्होंने कहा कि चीन के मुख्य हिस्से में हम भले ही हार गए हैं फिर भी आधिकारिक रूप से चीन का नेतृत्व हम ही करते हैं। दरअसल यह इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस समय तक अभी भी जो संयुक्त राष्ट्र एवं सुरक्षा परिषद का जो हिस्सा जो चीन था वह कौन सा था, यही ताइवान था। यही चिंग काई शेक वाली जो सरकार थी, जो लोग भाग कर आए थे, इन्हीं को क्या किया जाता, ऑफिशियली चाइना माना जाता था। अर्थात अभी जो मुख्य चाइना है उसको कोई भी जो है कि पहचान नहीं मिली। इस बीच क्या हुआ कि अमेरिका में जो है कि उत्पादन बढ़ा। उत्पादन बढ़ने के लिए क्या चाहिए, बाजार चाहिए। बाजार उनको नए खोजने थे तो अमेरिका को दिखाई दिया मुख्य चीन वाला, बड़ा वाला चीन वाला एरिया। तो अमेरिका ने क्या किया कि चीन के साथ अपने रिश्ते में जो थोड़ा सा कठोरता थी उस कठोरता को कम की और
और इसलिए कम की ताकि अमेरिकी प्रोडक्ट चीन के बाजार में बिक सके। इसी बीच जो है कि यहाँ पर जो चीन के जो राजनेता थे वो भी प्रयास कर रहे थे कि अमेरिका के साथ जो टकराव है उसको थोड़ा सा कम किया जाए, और वह इसमें सफल रहे भी। अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने चीन को पहचान दी और कहा कि ताइवान को सुरक्षा परिषद से हटना होगा। अर्थात यह वह दौर है 1970 का जो दशक है, इसमें क्या होता है, जो चीन आज जिस चीन को जानते हैं उसकी पहचान बनती है, और जो पुराना ओरिजिनल चीन था, जो ताइवान वाला क्षेत्र था, उसकी पहचान का संकट बढ़ने लगेगा। वर्ष 1971 से चीन जो है यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल का हिस्सा हो गया। कौन सा चीन? वर्तमान वाला चीन। और 1979 में ताइवान की जो यूएन में आधिकारिक मान्यता थी उसको समाप्त कर दिया गया। अर्थात एक देश के रूप में उसकी जो मान्यता थी, उसकी जो सॉवरेंटी थी, वह यूनाइटेड नेशन में समाप्त कर दी गई। यहीं से क्या हुआ, संकट बढ़ गया ताइवान का, अपनी पहचान का संकट, क्योंकि वह जो चीन के रूप में जाना जाता था, अब उसकी जगह जो मुख्य भूमि वाला चीन है उसने क्या किया, वह स्थान ले लिया। वर्तमान समय में अगर हम देखें तो सिर्फ 15 और 16 देश ही ऐसे हैं जो चीन को क्या करते हैं, एक सोवरेन स्टेट के रूप में मानते हैं। मैं अब देखिए वर्तमान घटनाक्रम को मैं जोड़ रहा हूं, यह बैकग्राउंड मैंने इसलिए बता दिया ताकि ताइवान और जो है कि चीन का जो कॉन्फ्लिक्ट है आप इसको समझ सकें, और यह जब ताइवान कोई समझौता करेगा तो उस पर आखिर चीन इतनी आक्रामक प्रतिक्रिया क्यों देता है, ये भी आप समझ पाएंगे। मई 2020 में ताइवान के जो राष्ट्रपति हैं साई इंग वेन ने अपने दूसरे कार्यकाल की शुरुआत के मौके पर कहा कि लोकतांत्रिक ताइवान चीन के नियम और कायदे कभी कबूल नहीं करेगा और चीन को इस हकीकत के साथ शांति से जीने का तरीका खोजना होगा। उन्होंने ये भी आगे कहा कि ताइवान अंतर्राष्ट्रीय जो संगठनों में भागीदारी के लिए संघर्ष कर रहा है उस संघर्ष को जारी रखेगा और अमेरिका, जापान, यूरोप और दूसरे समान विचार वाले देशों के साथ अपने संबंध को क्या बनाएगा, मजबूत बनाएगा। अमेरिका ने क्या किया था, 1979 में चीन को मान्यता दे दिया था, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक तरफ मुख्य चीन को क्या किया गया, चीन के जो है कि स्टेटस दिया गया, मान्यता दी गई, लेकिन अमेरिका ताइवान को क्या कर रहा था, हथियार की सप्लाई कर रहा था। हथियार की सप्लाई करने के पीछे दो कारण, एक तो अमेरिका में जो पूरा जो पॉलिटिक्स चलता है उसमें एक सबसे बड़ा जो योगदान होता है वहाँ के जो हथियार उत्पादक कंपनियां और लोग हैं उनका होता है, और दूसरा यहाँ पर अमेरिका को ये दिखाना था कि हमने किसी द्वीपीय क्षेत्र को उसके हाल पर नहीं छोड़ दिया, हम अभी भी उसका संरक्षण कर रहे हैं। खैर समय आगे बढ़ा, इस साल अमेरिका ने क्या किया, ताइवान के साथ अपने रिश्ते बढ़ा दिए। यह वह दौर है जब डोनाल्ड ट्रंप के सामने चुनौती थी कि वह अपने कार्यकाल में कुछ ऐसा करें जिससे वो प्रूव कर पाएं कि वह जो है कि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अर्थात अमेरिका के जो लोग हैं उनका जो एक प्राउड फीलिंग होता है उसको मजबूत कर सकें। और इसीलिए क्या किया, अमेरिका ने इस साल अपने रिश्ते को बढ़ाने चालू कर दिए। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 31 साल बाद कोई अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल ताइवान पहुंचा, और जब ताइवान पहुंचा तो चीन को जैसे ही पता चला उसके होश उड़ गए। उसने कहा कि यह क्या हुआ, उसने कहा अमेरिका से कि आपने हमारे साथ विश्वासघात किया है, क्योंकि आपने ही ताइवान को अलग किया था, उसका स्टेटस खत्म किया था, और आपने हमसे कहा था कि हम ही चीन है और ताइवान हमारा क्या रहेगा, एक भाग रहेगा, लेकिन आप अब उसके साथ रिश्ते बना रहे हैं हमसे बिना परमिशन के, तो ये क्या है, दिखाता विश्वासघात है। ये चीन ने कहा। अमेरिका ने इसको जो है कि लोड नहीं लिया, क्योंकि वो बड़ी शक्ति है। उसने कहा कि ठीक है आप बोलते रहिए, और चीन ने यहां तक अमेरिका को कह दिया कि आप आग से खेलने की कोशिश कर रहे हैं। आग से खेलने का मतलब है कि आप बहुत बड़ा जोखिम ले रहे हैं। जून 2019 में अमेरिकी सुरक्षा और रक्षा एजेंसी ने ताइवान के साथ हथियारों को लेकर $2.2 अरब का एक समझौता किया। इसके तहत अमेरिका ताइवान को युद्धक टैंक रोधी मिसाइलें और कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली मिसाइलें देने की बात की गई। फिर से क्या किया, चीन ने इस पर बड़ी प्रतिक्रिया दिखाते हुए कहा कि वह जो है कि अमेरिका चीन के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप कर रहा है और अमेरिका को यह सौदा तुरंत वापस ले लेना चाहिए। विवाद बढ़ा तो ये जो समझौता था थोड़ा सा दब गया।
लेकिन इसमें जो है कि इस विवाद में एक और चीज थी जिसका जिक्र मैं आगे करूंगा। हाल के समय में दक्षिणी चीन सागर में क्या हुआ है, चीन ने अपना हस्तक्षेप बढ़ा दिया है और हस्तक्षेप बढ़ाने की वजह से क्या हुआ है, ताइवान और चीन एक दूसरे के आमने सामने आ गए। फिर से ताइवान ने अमेरिका से कहा कि जो हमने 2019 का समझौता किया था हमें उस पर आगे बढ़ना चाहिए, और ताइवान ने कहा कि हम अपनी सेना का आधुनिकीकरण करना चाहते हैं। ये बात उन्होंने अमेरिका से की और कहा कि हम आधुनिकीकरण तभी कर पाएंगे जब अमेरिका वर्ष 2019 में हुए समझौते को लेकर आगे बढ़े और वह चीन की प्रतिक्रिया को दरकिनार करे, क्योंकि अमेरिका को ताइवान के साथ खड़ा होना चाहिए। खैर, अब जब ताइवान ने कहा कि हम आधुनिकीकरण करेंगे तो उसमें एक आधुनिकीकरण यह था कि ताइवान के पास जो मिसाइलें हैं उनको उन्नयन करा जाएगा, अर्थात उनको अच्छा किया जाएगा, उसमें नवीन टेक्नोलॉजी डाली जाएगी। और इस कार्य की जिम्मेदारी मिली अमेरिका की कंपनी लॉकहीड मार्टिन को। और लॉकहीड मार्टिन को क्या करना था, ताइवान का सहयोग करके उसको क्या करना था, उनको मिसाइलों को उन्नयन करना था, जिससे क्या हो, वह चीन की किसी भी चुनौती का सामना कर सके। और यह बार बार ताइवान कह रहा है कि हमें 2019 में हुए समझौते को आगे बढ़ना चाहिए। अब यह जब इन्होंने कहा कि हम मिसाइलों को उन्नयन करेंगे तो फंड की आवश्यकता थी, और इसमें 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है कि एक फंड, एक पैकेज की घोषणा अमेरिका की सरकार के द्वारा की गई और कहा गया कि ताइवान जो आधुनिकीकरण कर रहा है उसके लिए हम एक पैकेज दे रहे हैं। अब जब पैकेज देने की बात हुई तो अमेरिका में लोगों ने कहा कि यह क्या कर रहे हो, आपने तो 2019 के समझौते को भी आगे नहीं बढ़ाया और आप कह रहे हो कि हम इतना पैसा देंगे, आपका स्टैंड क्या है? तो अमेरिका ने कहा हमारा स्टैंड ये है कि जो वर्ष 2019 में समझौता हुआ था उसके तहत केवल 66 नई पीढ़ी के F-16 फाइटर जेट हमने खरीदने की बात कही थी, अर्थात खरीद बिक्री की बात हुई थी दोनों देशों में। इसके तहत कहा गया था 2019 के समझौते में कि 66 नई हम F-16 जो है कि फाइटर जेट किसको देंगे, ताइवान को देंगे। उन्होंने कहा कि अब जब हमने क्या किया है, मिसाइल को उन्नयन करने का भी जिम्मा ले लिया है, हम उसके लिए पैकेज दे रहे हैं, तो अब हम उससे आगे बढ़ेंगे। और उन्होंने कहा हम नए सौदे के तहत 90 F-16 जेट विमान जो है कि हम क्या करेंगे, ताइवान को बेचेंगे। अर्थात 66 से हमने संख्या क्या कर दी, बढ़ा दी। अर्थात अमेरिका ने कहा कि हमने उस समय जब विवाद बढ़ा, चीजें बढ़ी और चूंकि हमें आगे बढ़ना था इसलिए हमने उसको 2019 के समझौते को थोड़ा सा ठंडे बस्ते में डाला। और अब जब चीन अपनी जो है कि हरकतों से बाज नहीं आ रहा है और साउथ चाइना सी में अपनी आक्रामकता को बढ़ा रहा है, ऐसे में अमेरिका के लिए जरूरी है कि वो ताइवान के साथ खड़ा हो। और सबसे बड़ी बात तो है इसमें, हकीकत यह है कि डोनाल्ड ट्रंप के लिए बहुत बड़ी चुनौती है कि आखिर वो ताइवान को कैसे छोड़ दें, क्योंकि अभी कुछ समय बाद वहां पर राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं और रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार कौन है, डोनाल्ड ट्रंप। और एक चीज मैं और क्लियर कर दूं कि जब जब रिपब्लिकन पार्टी आती है वह क्या करती है, ताइवान का थोड़ा फेवर लेती है, और जब तक वहां पर डेमोक्रेटिक पार्टी आती है वह क्या करती है, जो है कि चीन के प्रति थोड़ा सा उदार रवैया अपनाती है। डोनाल्ड ट्रंप का पूरा कार्यकाल अगर देखेंगे तो चीन के साथ टकराहट का आपको कार्यकाल नजर आएगा और ताइवान की ओर झुकाव नजर आएगा। तो कुल मिलाकर 2019 का जो समझौता था, जिसको लगा कि इसको समाप्त कर दिया गया है चीन के डर से, वह समझौता फिर से एक्टिव हो गया है। और अब अमेरिका ने कहा है कि हम F-16 के 90 विमान हम क्या करेंगे, सप्लाई करेंगे। अब फिर से जो है कि क्या है कि इससे जो है कि चीन ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, अमेरिका को कहा है कि आपको इसके परिणाम भुगतने की आप तैयार रहना होगा, क्योंकि आपने अति कर दी है। हालांकि ताइवान के पास पहले से 150 पुराने F-16 लड़ाकू विमान हैं, और जब उसको इतने विमान और मिलेंगे जो कि आने वाले 10 वर्षों में मिल सकते हैं, तो इससे क्या होगा, ताइवान की जो क्षमता है वह बढ़ेगी। और साथ ही साथ जो है कि अमेरिका ने ताइवान का भाग पकड़ लिया है। ये दूसरी बात है कि वो कितने दिन तक वो पकड़े रहता है, लेकिन जो अभी वर्तमान कंडीशन है इसमें क्या हुआ है कि चीन और ताइवान तो पहले से आमने सामने हैं, और अब चाइना ने जो है कि क्या किया है, ताइवान पर अब नकेल कसना स्टार्ट कर दिया है। आने वाले समय में हमें कई प्रकार के विवाद चाइना और ताइवान के जो द्वीपीय क्षेत्र हैं उनके विवाद को लेकर देखने को मिल सकता है, चीन की आक्रामकता देखने को मिल सकती है। तो आप यही जो बैकग्राउंड मैंने वीडियो को बताया इसको आप दोबारा देख लीजिएगा,
सभी चीज़ें क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी। दूसरी बात, अमेरिका ने क्या किया है, जो साउथ चाइना सी है वहाँ पर अपनी पेट्रोलिंग बढ़ा दी है, अपनी फौजों की संख्या बढ़ा दी है और उसने कई देशों के साथ रक्षा समझौते कर लिए हैं। और इससे यह पता चलता है कि यह जो F-16 का समझौता है आने वाले समय में पूरे साउथ चाइना सी के विवाद का बहुत बड़ा कारण बन सकता है और इसी को आधार बनाकर जो है कि चाइना अमेरिका से टक्कर भी ले सकता है, इसकी भी संभावना देखेंगे। जैसा भी होगा अपडेट जो होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।